नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पर, जहां हम NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम की पूरी तैयारी करते हैं, जीरो से हीरो तक, एकदम आसान हिंदी और इंग्लिश भाषा में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जो कि है फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का क्या रोल होता है और डिस्ट्रीब्यूशंस के कौन से चैनल्स होते हैं। इस चैप्टर का एग्जाम में वेटेज है लगभग 6%, का मतलब आपको 6 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये चैप्टर आप सबके लिए पर्सनली भी बहुत रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि इस एग्जाम के बाद आप भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का रोल क्या होता है, इसके लिए इंपॉर्टेंस क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्रेल कमीशन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करा जाता है, नॉमिनेशन फैसिलिटीज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करी जाएगी, ये क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम यहाँ पे ये समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर की डेथ होने के बाद से उसके ARN पे आने वाली कमीशंस को कैसे ट्रांसफर करा जाता है। इसके बाद हम KYD समझेंगे, नो योर डिस्ट्रीब्यूटर्स का रोल क्या होता है, ARN जो कि एम्फी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको यूज़ किया जा सकता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं वो भी हम इस पूरे चैप्टर्स में समझेंगे। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आफ्टर दिस एग्जाम, जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 जो कि है फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस। दोस्तों, फंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टर्स तक कैसे पहुंचाई जाती है, कौन इसको डिलीवर करता है इन्वेस्टर्स के पास तक, ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करें। इसके अलावा चैनल मैनेजमेंट प्रैक्टिस की बात करी जाए तो इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कैसे मैनेज किया जाता है, उनके रोल्स क्या होते हैं, उनको कमीशंस कैसे दी जाती है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होती है और उनके मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप लोग जो ये NISM एग्जाम दे रहे हैं, आप खुद एक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यानी या फिर एग्जाम देने के बाद से आप एक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो ये चैप्टर आपके अपने करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले समझते हैं रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का काम सिर्फ स्कीम बेचना नहीं होता है, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी भरा हो जाता है। तो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी MFD एक्चुअली क्या करता है, ये अगर हम समझे तो MFD का मेन जॉब है इन्वेस्टर्स का असेसमेंट करना, यानी MFD का काम है इन्वेस्टर्स को अच्छी तरह से असेस करना, यानी इन्वेस्टर्स की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर को समझना, इन्वेस्टर्स की नीड क्या है, उसे क्या चाहिए फ्यूचर में, उसका गोल्स क्या है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स की लिमिटेशंस क्या है, यानी कितना रिस्क ले सकता है, कब उसे पैसा चाहिए होगा, यानी वो रिडम्पशन कब ले सकता है। इन्वेस्टर्स के रिसोर्सेज क्या है, यानी इनकम कितनी आती है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स क्या है, मंथली सरप्लस कितना बचता है, ये सारी चीजें एक्सेस करनी होती है। साथ के साथ इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल गोल्स को भी समझना एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल गोल्स को भी एक्सेस करना चाहिए, जैसे उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, चाइल्ड के एजुकेशन के लिए अगर वो कोई गोल बना रहा है, या फिर वो अपना घर बनाना चाहता है, वो भी एक फाइनेंशियल गोल में आएगा, या फिर वो अपने लिए एक अच्छी कार खरीदना चाहता है, जो कि उसका एक फाइनेंशियल गोल हो सकता है। इसके अलावा क्या क्या गोल्स और भी हैं, वो सब आपको समझना पड़ेगा एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करोगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप गैदर करने के बाद से एज एन MFD एक सुटेबल एसेट एलोकेशन प्लान तैयार करते हो, यानी डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टर्स का पैसा कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, इक्विटी में कितना रहेगा, डेट में कितना रहेगा और गोल्ड में कितना रहेगा। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर सिर्फ एक सेल्स पर्सन नहीं है, वो एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करता है। इन्वेस्टर्स की लाइफ गोल्स और फाइनेंशियल सिचुएशन समझकर सही म्यूचुअल फंड स्कीम रिकमेंड करना होता है, यही एक डिस्ट्रीब्यूटर का रोल होता है। अब बात करते हैं ट्रेल कमीशन की, यानी डिस्ट्रीब्यूटर की अर्निंग के बारे में। समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर की अर्निंग कैसे होती है, ट्रेल कमीशन के बारे में जानते हैं। ट्रेल कमीशन क्या होता है इसको हम समझेंगे। बेसिकली ट्रेल कमीशन वो कमीशन होती है जो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते रहती है जब तक कि इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट उसके ARN पे होल्ड रहता है। ये कमीशन इन्वेस्टर्स के AUM यानी उस स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्टेड है उसके प्रोपोर्शन में मिलता है। ट्रेल कमीशन का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिव देता है, वो इन्वेस्टर्स को स्कीम में इन्वेस्टेड रहने के लिए, मदद कराने के लिए, उनको मोटिवेटेड रखने के लिए ये ट्रेल कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को दी जाती है। ये सिर्फ एक बार सेल करके चुप नहीं रहे, उस AUM को अपने ARN पे इन्वेस्टेड रखें, इसलिए AMCs डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेल कमीशन देती है। ट्रेल कमीशन के फॉर्मूले की बात करी जाए तो ट्रेल कमीशन इक्वल टू AUM इंटू ट्रेल कमीशन रेट पर एनम डिवाइडेड बाई 365। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं।
मान लो एक इन्वेस्टर का AUM एक स्कीम में 10 लाख रुपए है, तो ट्रेल कमीशन रेट उस पे 0.50% आ रही है, वो भी एनुअली। इसको अगर कैलकुलेशन पे बिठाया जाए तो 10 लाख इंटू 0.50% डिवाइडेड बाई 365, जो कि आएगा 13.70 अप्रोक्सीमेटली। ये पर डे की आपकी ट्रेल कमीशन बनेगी, यानी हर दिन इतनी कमीशन एक्रू होती रहेगी और टिपिकली ये मंथली या क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट करी जाती है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि जितना ज्यादा AUM बढ़ेगा उतना ज्यादा ट्रेल कमीशन मिलेगी, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स हमेशा चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स उनके ARN पे इन्वेस्टेड रहे और उनका AUM ग्रो करता रहे। अब बात करते हैं नॉमिनी फैसिलिटीज फॉर एजेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और ऑफन आस्क्ड टॉपिक है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से समझिए। नॉमिनेशन फैसिलिटीज क्यों जरूरी है अगर इसकी बात करी जाए तो मान लो अगर किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी MFD की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली का इनकम सोर्स बंद हो जाता है, ट्रेल कमीशन आनी बंद हो जाती है। इसलिए एमफी ने अपने मेंबर्स यानी AMCs को एडवाइस किया है कि वो एमफी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए नॉमिनी फैसिलिटीज ऑफर करें। अब सवाल ये आता है कि डिसीज MFD की ट्रेल कमीशंस मिलती किसको है? तो वो नॉमिनीज को मिलती है अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो, अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है तो लीगल हायर्स को ये ट्रेल कमीशंस प्रोवाइड करा जाती है। इसके अलावा अगला सवाल ये आता है कि कमीशन कब तक मिलती रहेगी नॉमिनीज या लीगल हायर को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कमीशंस मिलती रहेगी जब तक इन्वेस्टर्स उस स्कीम में ARN कोड को चेंज नहीं करा देता है, यानी जब तक इन्वेस्टर्स अपने ARN कोड किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम पर शिफ्ट नहीं कर देता है, तब तक डिसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के नॉमिनीज और लीगल हायर्स को कमीशंस मिलती रहेगी। यहाँ पे एक एग्जाम टिप की बात करी जाए तो कमीशंस पेएबल टिल इन्वेस्टर्स चेंज द ARN कोड, जब तक ARN चेंज नहीं हुआ हो कमीशंस मिलती रहेगी नॉमिनीज और लीगल हायर्स को। नया बिजनेस अलाउड है या नहीं है, ये भी एक सवाल हो सकता है। तो बेसिकली इसका जवाब है नहीं। डिसीज MFD के ARN कोड के अंडर में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब पुराने इन्वेस्टर्स की एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पर कमीशंस तो मिलती रहेगी, लेकिन उस ARN पे कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है। अगला सवाल ये हो सकता है कि नॉमिनीज और लीगल हायर्स का ARN होना जरूरी है या नहीं है? इसका जवाब है नहीं। नॉमिनीज या लीगल हायर्स को ARN होल्डर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। कमीशंस क्लेम और रिसीव करने के लिए वो डायरेक्टली कमीशंस रिसीव कर सकते हैं खुद के ARN के लिए। कुछ प्री रिक्विजिशंस टू बिकम ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। दोस्तों आप समझते हैं कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या जरूरी है। प्री रिक्विजिशन पहले पॉइंट की बात करी जाए तो NISM सर्टिफिकेशंस ऑब्टेन करना जरूरी हो जाता है। मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट की सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है। स्पेशली NISM सीरीज 5 है जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन है। यही वो एग्जाम है जो आप देने के लिए इस वीडियोस को देख रहे हो। इस एग्जाम में पास होना बहुत जरूरी हो जाता है। इस पे पासिंग मार्क सिर्फ 50% का होता है। ये सर्टिफिकेशन 3 साल के लिए वैलिड होती है। 3 साल बाद इसको रिन्यूअल कराना मैंडेटरी है। रिन्यूअल के लिए CPE यानी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशनल के थ्रू रिन्यूअल करा सकते हैं। इसके अलावा आप NISM एग्जाम दोबारा देके अपने सर्टिफिकेशन को रिन्यू करा सकते हैं। सेकंड प्री रिक्विजिशंस की बात करी जाए तो KYD रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है। KYD का फुल फॉर्म होता है नो योर डिस्ट्रीब्यूटर। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्वेस्टर्स के लिए KYC यानी कि नो योर कस्टमर होता है, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर के लिए KYD जरूरी हो जाता है। KYD प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूटर की आइडेंटिटी और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की जाती है। KYD में होता क्या है अगर इसकी बात करी जाए तो इसमें इन पर्सन वेरिफिकेशन जिसको IPV मैंडेटरी है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। डिस्ट्रीब्यूटर के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, यानी उसका पैन नंबर, एड्रेस प्रूफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, NISM सर्टिफिकेशन, ये सारे सर्टिफिकेट्स उसके चेक किए जाते हैं। इसके अलावा एमफी के पास रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। KYD कंप्लीट होने के बाद से ARN मिलती है। बिना KYD के आप ARN नहीं ले सकते हो, यानी आपको ARN नहीं मिल सकती है। थर्ड प्री रिक्विजिशंस की बात करी जाए तो ARN नंबर ऑब्टेन करना होता है। ARN का फुल फॉर्म होता है एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो एमफी डिस्ट्रीब्यूटर्स को इशू करती है जब NISM सर्टिफिकेशन और KYD कंप्लीट हो जाता है। ARN के बिना कोई भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है और कोई भी कमीशन आपको नहीं मिलेगी। यानी कि ARN आप सब के लिए एक मैंडेटरी है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल हो या एक कंपनी स्पेसिफिक हो यानी नॉन इंडिविजुअल हो। ARN भी 3 साल के लिए वैलिड होता है। NISM सर्टिफिकेशन के रिन्यूअल के साथ साथ आपको ARN भी रिन्यू करवाना होता है। ARN नंबर टिपिकली ऐसे दिखता है। यहाँ पे
एक एग्जाम टिप्स की बात करी जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखे होंगे, जैसे प्री रिक्विजिशन सीक्वेंस याद रखना होगा। पहले आप NISM सर्टिफिकेशन कराओगे, फिर KYD प्रोसेस करोगे, फिर ARN आपको मिलेगा। ये ऑर्डर लॉजिकल है और एग्जाम में आपसे सीधे पूछा जा सकता है। काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करी जाए, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बात करी जाए तो NISM करिकुलर के अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ब्रॉडर 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी 1 की बात करी जाए जिसको इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर वो लोग हैं जो पर्सनली अपने नाम पर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं। इनका अपना ARN कोड होता है, ये इंडिविजुअली एक के नाम पर एग्जीक्यूट होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करी जाए तो मान लीजिए एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉई है जो अब इंडिपेंडेंटली म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, या एक फाइनेंशियल एडवाइजर है जो इंडिविजुअल तौर पर काम करता है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो NISM पास कर चुका है और वो ARN ले चुका है और वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, टिपिकली वो इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। कैटेगरी 2 की बात करी जाए जो कि नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर कहलाते हैं। नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स वो एंटिटीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के रूप में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इनका ARN कंपनीज के नाम से होता है। नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स का एग्जांपल की बात करी जाए तो मान लो एक बैंक है, वो सेकेंडरी तौर पे अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस शुरू करते हैं तो वो एक नॉन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगे। इसके अलावा NBFCs जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो अदर फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ म्यूचुअल फंड भी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो NBFCs भी नॉन इंस्टीट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूटर कहलाती हैं। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कि NJ वेल्थ हो गया, प्रूडेंस हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, HDFC सिक्योरिटीज हो गए, एलिवेस्ट हो गया, ये सारे नॉन इंडिविजुअल कहलाएंगे। इसके अलावा रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स 1 या 2 स्टेट्स में ऑपरेट करने वाले फर्म्स होते हैं, वो भी एक नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में आते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर फर्म्स हो, जैसे कोई कंपनी ऐसी है जो फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज देती है और साथ में म्यूचुअल फंड का भी डिस्ट्रीब्यूटर कर रही है, तो वो भी एक नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर कहलाई। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ेरोधा हो गया, कॉइन्स हो गए, ग्रो हो गया, पेटीएम्स हो गए, ये भी एक रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। नॉन इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्केल बहुत बड़ा होता है, थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स और हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ AUMs को ये मैनेज करते हैं। आप समझते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन से चैनल्स और मोड्स अवेलेबल हैं। पहले मोड की बात करी जाए जो कि है ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये सबसे बेसिक डिस्टिंक्ट होता है। ऑफलाइन मोड, इसमें इन्वेस्टर फिजिकली AMC के ब्रांच ऑफिस जाता है, फिजिकली फॉर्म फिल करता है, चेक देता है या फिजिकली रिडम्पशन फॉर्म्स भी सबमिट करता है, यानी सारी चीजें यहाँ पे फिजिकली अवेलेबल होकर कराई जाती हैं। इसी में ऑनलाइन मोड की बात करी जाए तो AMC की वेबसाइट पर डायरेक्टली इन्वेस्ट करा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करा जा सकता है, NEFT RTGS से पैसा ट्रांसफर करके भी इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है, साथ के साथ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी इसमें सबमिट करे जाते हैं। दूसरे मोड की बात करी जाए स्टॉक एक्सचेंजेस की, यानी म्यूचुअल फंड को स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू भी बाई और सेल करा जा सकता है। स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करी जाए BSE और NSE, जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी ट्रांजैक्शंस प्लेस कर सकते हो। BSE का प्लेटफॉर्म है BSE स्टार MF, स्टार स्टैंड्स फॉर स्टॉक एक्सचेंज अलायंस ऑफ रिटेल म्यूचुअल फंड्स। वहीं NSE का प्लेटफॉर्म है जो MFSS यानी म्यूचुअल फंड सर्विसेज सिस्टम के नाम से जाना जाता है। स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टर्स को एक रजिस्टर्ड ब्रोकर की जरूरत होती है। अब ETFs की बात करी जाए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जिसको बोला जाता है, ये स्पेसिफिकली स्टॉक एक्सचेंज पर ही ट्रेड होते हैं, जैसे कि शेयर्स को हम ट्रेड किया करते हैं। थर्ड मोड की बात करी जाए जो कि है MF यूटिलिटीज यानी कि MFU। MF यूटिलिटीज एक सेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है जहां इन्वेस्टर्स एक ही जगह से मल्टीपल AMCs की स्कीम में ट्रांजैक्शंस कर सकता है। इसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड यूटिलिटीज। MFU की खासियत क्या होती है अगर इसके बारे में समझा जाए तो एक कैन यानी कि कॉमन अकाउंट नंबर जनरेट होता है इन्वेस्टर्स के लिए। इस एक कैन से अलग अलग AMCs की सारी स्कीम्स में एक जगह से इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मल्टीपल AMCs के डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकते हो। ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है हर एक इन्वेस्टर्स के लिए। मोड 4 जो कि है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय AMCs। तो हर AMC अपना खुद का एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बनाती है, यानी वेबसाइट और एप्स हैं जहां पे इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है। एग्जांपल के तौर पे एक XYZ AMC है जिसका एक अपना पोर्टल होता है, वहां पे उसके पोर्टल पे जाके आप लॉगिन क्रिएट करके अपनी इन्वेस्टमेंट उस AMCs के फंड्स में इनिशिएट कर सकते हो। इन प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर AMCs के फंड्स में। यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने का एक अच्छा तरीका देखने को मिलता है जिसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर की कमीशंस नहीं होती है, तो यहाँ पे जो टोटल एक्सपेंस रेशियोज होता है वो कम देखने को मिलता है डायरेक्ट मोड के इन्वेस्टमेंट में। मोड 5 जो कि है कंप्यूटर बेस्ड एंड मोबाइल बेस्ड ऐप
ऑफर्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स। यानी कि कई सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अपने खुद का टेक्नोलॉजी के थ्रू प्लेटफॉर्म बना के रखा हुआ है, जिसके थ्रू वो अपने इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट कराते हैं। उसके लिए वो अपना वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म साथ के साथ मोबाइल ऐप भी देते हैं, जिसको यूज करके डिस्ट्रीब्यूटर अपनी इन्वेस्टमेंट इनिशिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करी जाए, जैसे जीरोधा कॉइन्स हो गए, पेटीएम मनी हो गई, ईटी मनी हो गई, इनका एक अपना खुद का प्लेटफॉर्म है जिसको इन्वेस्टर्स उनके ऐप्स को डाउनलोड करता है या उनकी वेबसाइट पे जाके ट्रांजैक्शन इनिशिएट करता है। इन ऐप की खासियत ये है कि ये इन्वेस्टर्स फ्रेंडली होते हैं, सिंपल यूआई, एसआईपी, स्टेप अप, इजी पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आजकल बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन ऐप्स के थ्रू आ रही है, स्पेशली यंग एज जनरेशन जो है वो इसके लिए बहुत ईजी लगता है इन्वेस्टमेंट इनिशिएट करना इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो टोटल 5 मोड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हैं। पहला ऑनलाइन, ऑफलाइन, दूसरा स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू, तीसरा एमएफ यूटिलिटीज, चौथा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स बाय एएमसीज जो प्रोवाइडेड होती हैं, और पांचवा कंप्यूटर और मोबाइल ऐप बाय डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो दोस्तों चैप्टर 6 में कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो एनआईएसएम सिलेबस में कवर होते हैं, इन्हें भी हम ध्यान से समझेंगे। पहले समझते हैं डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, यानी रेगुलर प्लान क्या होता है और डायरेक्ट प्लान क्या होता है। बेसिकली जब इन्वेस्टर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता है तो वो रेगुलर प्लान होता है। रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशंस मिलती हैं जो स्कीम के टोटल एक्सपेंस रेशियोज में ऐड होती हैं, इसलिए रेगुलर प्लान का जो टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू डायरेक्ट प्लान के। डायरेक्ट प्लान की बात करी जाए तो जब इन्वेस्टर डायरेक्ट एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट करता है बिना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के, तो वो डायरेक्ट प्लान होता है। डायरेक्ट प्लान में बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी कमीशंस नहीं मिलती है, इसलिए टोटल एक्सपेंस रेशियोज कम होता है। अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देखा जाए तो डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू रेगुलर स्कीम। ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करी जाए तो सेबी ने ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में स्पेसिफिक रूल्स बनाए हुए हैं। जैसे न्यू इन्वेस्टर्स की बात करी जाए तो अगर कोई पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है या 10,000 या उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटर को 150 रुपीज ट्रांजैक्शन चार्जेस लग सकते हैं। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की बात करी जाए तो अगर इन्वेस्टर पहले से कोई म्यूचुअल फंड होल्ड करता है या 10,000 या उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर रहा हो तो डिस्ट्रीब्यूटर को 100 रुपए ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है। एसआईपी की बात करी जाए तो एसआईपी में ट्रांजैक्शन चार्ज अलाउड है ₹100 पर इंस्टॉलमेंट, लेकिन पहली 4 इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, यानी ₹25 पर ट्रांजैक्शन या पर इंस्टॉलमेंट के हिसाब से डिडक्ट होता है। ट्रांजैक्शन चार्ज इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डिडक्ट होते हैं, फिर बैलेंस अमाउंट इन्वेस्ट हो जाता है। अब बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या नहीं कर सकता है, तो सेबी ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज डिफाइन करी हुई हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पहला, गारंटेड रिटर्न्स का प्रॉमिस आप नहीं कर सकते हैं जब तक सेबी अप्रूव्ड एश्योर्ड रिटर्न्स स्कीम ना हो। दूसरा, चर्निंग नहीं कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स को बार बार एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कमीशंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मिस सेलिंग नहीं कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टर्स को रॉन्ग प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे आप, उसके गोल्स के लिए उसके सुटेबिलिटी को देखते हुए ही आप फंड उसे सजेस्ट करोगे। उसके अलावा अपफ्रंट कमीशंस नहीं ले सकते हो, सेबी ने 2018 में अपफ्रंट कमीशंस बैन कर दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेल कमीशन अर्न करोगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करी जाए जो कि है रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, आरआईए वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटर की। तो आरआईए और एमएफडी में क्या फर्क है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा। एमएफडी यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बेसिकली ये कमीशन बेस्ड मॉडल होता है, एएमसी से ट्रेल कमीशन मिलती है। ये इन्वेस्टर से डायरेक्टली फीस नहीं चार्ज करते हैं, ये एक रेगुलेटरी बॉडी यानी एमफी प्लस सेबी के ओवरसाइट में चलती है। वहीं आरआईए रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की बात करी जाए तो ये एक फी बेस्ड मॉडल है, इन्वेस्टर से एडवाइजर फीस चार्ज करता है। यहाँ पे एएमसी से किसी भी तरीके की कोई कमीशन नहीं मिलती है। सेबी के पास आपको डायरेक्टली रजिस्टर्ड होना होता है, इसके लिए आपको हाई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि आरआईए के लिए आपको एग्जाम क्वालिफाइड होना चाहिए 10A 10B का। तो दोस्तों चैप्टर 6 फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मैनेजर प्रैक्टिस एकदम यहाँ कंप्लीट होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर पर्सनली आप सब के लिए सबसे रेलेवेंट था, क्योंकि आप सब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने खुद के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी तरीके से समझ पाए हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक करो, अपने स्टडी ग्रुप के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे एनएवी, टोटल एक्सपेंस रेशियो और प्राइसिंग ऑफ यूनिट्स कैसे होती है, जो कि 8% वेटेज के साथ आना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद एंड स्टे ट्यून्ड।